आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या था? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं ना। बट जब चार्ज मूव कर रहा हो, मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव कर तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। याद रखना है वर्ड। द स्टडी ऑफ द मूविंग चार्ज इज कॉल्ड, तो वो ब्रांच जो मूविंग चार्ज की स्टडी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जो मूविंग चार्ज है उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाता है? करंट। और करंट के बोल देते हैं, और इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, सबसे पहले करंट की बात करते हैं। व्हाट इज करंट? It is the ratio of charge per unit time। चार्ज और टाइम की रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? करंट। और वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट का सिंबल है, उसको आई से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? Q बाई टी। Q हो गया चार्ज और T हो गया हमारा टाइम। तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको हम DQ बाई dt भी लिख सकते हैं अगर स्मॉल चार्ज की बात हो ना। तो ये भी क्या हो गया? DQ बाई dt इज करंट। और हमें पता है क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ओबे करता है। उस जब क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी की बात होती है तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना, पढ़ा हुआ है मैंने। तो इसको हम एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स Q is equal to Q by T, or we can say that Ne by T. This is the mathematical expression for the current. अगर हम यूनिट की बात करें करंट की, तो करंट का फॉर्मूला Q by T होता है। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम और टाइम के होते हैं सेकेंड। तो करंट के यूनिट बन गए कूलम पर सेकेंड, जिसे हम कहते हैं एम्पियर। इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। मतलब क्या है? The charge is set, the current is set to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere. कब कहेंगे? जब when 1 coulomb charge is moving in 1 second। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है जी। अब जब हम किसी भी कनेक्टर की बात करते हैं, जब किसी भी कनेक्टर की बात होती है तो जो मूविंग चार्ज होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। हमें पता है कोई भी कनेक्टर है जो, वो किसकी वजह से गुड कनेक्टर ऑफ, हम बोलते हैं ना कनेक्ट मेटल आर द गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच है फ्री इलेक्ट्रॉन टू कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाने के लिए उस मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तो हमें ये भी पता है मेटल आर सॉलिड्स। ये तो सॉलिड की बात है। क्या हमें पता है मैटर है वो 3 स्टेटों में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, है ना। तो क्या तीनों स्टेट्स के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज करंट के लिए? नहीं। तो हमें वो भी स्टडी करना पड़ेगा ना कि जो चार्ज करंट को लेके जाते हैं, जहाँ ना जिसकी मूवमेंट से ही करंट होता है या करंट एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं करंट कैरियर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? करंट कैरियर्स। और वी कैन सी दैट चार्ज कैरियर्स। मतलब वो कैरियर, वो पार्टिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एनी मेटल और एनी कनेक्टर, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? करंट कैरियर्स। दीज आर दोज चार्ज पार्टिकल, these are those charged particle which are responsible for
एग्जिस्टेंस ऑफ करंट इन दैट मटेरियल, जिसकी हम बात करें दैट, जैसे मेटल है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसमें जो भी कैरियर चार्ज होते हैं, चार्ज होता है जिसकी वजह से करंट आता है सर्किट में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स। जैसे हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीन स्टेट की मेन हम बात करते हैं, तो तीनों ही स्टेट्स के लिए हमारे पास अलग अलग चार्ज कैरियर्स होंगे, अलग अलग करंट कैरियर्स होंगे। अब उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं करंट कैरियर फॉर सॉलिड्स। करंट कैरियर फॉर सॉलिड। सॉलिड हमें पता है, सॉलिड क्या होते हैं, हैविंग डेफिनेट साइज एंड शेप ना, हैविंग डेफिनेट, ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें बार बार डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है इस चीज़ों की। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स पे करंट कैरियर्स को। सॉलिड की बात मैं मेटल ले लूँ, आयरन की बात कर देता हूँ ना, आयरन, कॉपर, निकल, जो जिंक, जो भी मेटल है, ये सभी सॉलिड होते हैं। अब ये सभी करंट, इनमें देखो सभी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो करंट कैरी करने के लिए एबल होता है ना। तो इसमें हमारा सॉलिड में जो चार्ज कैरियर और करंट कैरियर कौन हो गया, वो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और सेकंड बात आ गई हमें सॉलिड की, लिक्विड की। तो हमने लिक्विड में हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है अपने केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज मटेरियल which dissociate into its ion when dissolved in a water। एसिटिक एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हम बात कर लेते हैं, है ना, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव है ना, इसको हम बोल देते हैं कटाइन, इसको हम बोल देते हैं अनाइन। ठीक है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लिक्विड केस में या लिक्विड स्टेट में चार्ज कैरियर करंट कैरियर कौन होते हैं, कटाइन एंड अनाइन, जिसकी वजह से सर्किट में क्या आता है, जैसे आपने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, जब एक तरफ कटाइन आ जाता है, एक पोल पे अनाइन चला जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में उस सेल कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना। थर्ड है गैस। गैसेस स्टेट में चार्ज कैरियर करंट कैरियर का काम कौन करेगा। जैसे हम बल्ब की एग्जाम्पल ले लें ना, बल्ब में नियॉन गैस फिल होती है। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो दैट मीन उससे हम करंट दे रहे होते हैं ना, तो उसके जो गैस है, वो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, मतलब यहाँ पे क्या कौन हो गया, आयनाइज्ड गैस पार्टिकल, इसका काम करते हैं करंट कैरियर और चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, ये तो होगी तीनों तरह के करंट कैरियर और चार्ज कैरियर की बात। अब हमारे पास देखो, हम करंट की बात कर रहे थे पहले ना, करंट क्या होता है, चार्ज बट यूनिट टाइम, उसके यूनिट की बात हो गई। अब उसके डिमेंशन की बात भी कर लें। चार्ज के देखो, चार्ज को डिफाइन करना तो I इंटू टी बन जाएगा। I के जो डिमेंशन फॉर्मूला होता है वो A होता है, ये बात ध्यान में रखनी, एम्पियर। इसको हम लिखते हैं AT, ये बन गया करंट का फॉर्मूला, कूलम पर टी, है ना। I आपका क्या बन गया, Q बाई टी हो गया। ठीक है, Q का हो गया कूलम, T का हो गया टाइम, इसको बन गया CT इनवर्स, इसे हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है जी। अब बात आ गई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। करंट इज स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखने में करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ना। ठीक है, वो हम बाद में बात भी करेंगे इस टॉपिक में। जैसे सपोज करो, ये मैंने एक मेटल की रॉड बना ली, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया मैंने, नेगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जो भी इसमें पॉजिटिव आयन होंगे वो सभी नेगेटिव की तरफ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो इधर जाके स्टेबल हो रहे हैं, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
ये होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से होता है। और जो कन्वेंशनल जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कन्वेंशनल करंट, वो किस चीज़ से फ्लो होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई करंट की डायरेक्शन कहाँ की तरफ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन की बात हो गई कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो देखने में जो करंट है वो हमें वेक्टर क्वांटिटी अपीयर होगा, करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। बट इसके अलावा जब हम वेक्टर और स्केलर चेकिंग करनी होती है कि स्केलर है या वेक्टर है, तो हमें बहुत सारे रूल्स ओबे देखने पड़ते हैं कि ओबे करता है या नहीं है। जैसे एडिशन है, हमने पढ़ा हुआ है जो स्केलर की एडिशन है वो सिंपली एडिशन होती है, +1 में पढ़ा हुआ है। जो वेक्टर की एडिशन है उसमें डायरेक्शन का रूल है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे। तो जो करंट होती है वो स्केलर के एडिटिव हो गया, सब्ट्रैक्टिव हो गया, मल्टीप्लिकेटिव हो गया, वो सभी रूल ओबे करती हैं स्केलर वाले। लॉ ऑफ अलजेब्रा है ना करंट, वो कौन से लॉ ऑफ अलजेब्रा स्केलर वाले फॉलो करता है, ना कि वेक्टर वाले। तो इसलिए हम करंट को कौन सी क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, आपके टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट, लेट अस सपोज मैंने एक कंडक्टर बना लिया, इसके दोनों तरफ मैंने बैटरी लगा दी, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल है तो ठीक है जी। अब इसको ये बोल लो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर दिया मैंने, ई, और वी कैन सी द पोटेंशियल अप्लाई कर दिया मैंने, वी, और देन इसकी दूरी है वो डी सपोज कर ली मैंने। ठीक है जी। जब हमने बैटरी अटैच नहीं की थी तो जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो रैंडम है। ठीक है, देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं जो वो रिमूव कर रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, बट इसमें फिर भी कोई करंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस सभी करंट चार्ज कैरियर्स या सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। उनकी नेट मूवमेंट क्या शो कर रही होगी, जीरो। दैट मीन सपोज कर लूँ, अगर मैं इसकी वेलोसिटी u1 सपोज कर लूँ इनिशियली, देन आई डोंट कनेक्ट द बैटरी विद इट, इसकी वेलोसिटी मैं u2 सपोज कर लूँ, इसकी वेलोसिटी u3, इसकी वेलोसिटी u4। ये सभी इस वे से मूव करते हैं कि u2 प्लस u3 बाई u4 इट शुड बी जीरो। इसका एवरेज क्या होगा, जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सेल की एब्सेंस में द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड द कनेक्टर इज जीरो। बट when we connect a battery, then electron start moving towards positive terminal of the battery। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है जी। अब जब मूव करेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। अगर है ना, जैसे अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड द पॉजिटिव, जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई, अब u2 था उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गई, u3 वाले की v3 हो गई, ऐसे u4 वाले की क्या हो गई, v4 हो गई, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज average of all the velocities under effect of external electric field। जो एवरेज वेलोसिटी है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे तो मैंने बोला है कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड u1 वाले की वेलोसिटी v1 हो गई, v2 हो गई, v3 हो गई, v4 हो गई, उसका एवरेज क्या हो गया, बाय 4। इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। ठीक है जी। देखो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच रहा है पॉजिटिव वाला,
तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है उसे हम F इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है जी। दैट मीन F इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी F इज इक्वल टू क्यू ई। अब जो Q है यहाँ पे वो है माइनस ई, इलेक्ट्रॉन है, तो F कब का क्या बन गया माइनस ई ई, ठीक है जी। और F का जो फॉर्मूला हमें पता है F इज इक्वल टू एम में भी होता है, यहाँ से A निकाल लो, क्या बन गया माइनस ई ई बाई एम, ये हो गया जी, ठीक है। अगर हम V1 लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए टॉर्क 1, यहाँ पे टी की अगर मैंने टॉर्क लिख लिया, टॉर्क क्या टाइम है कि टाइम है वो दो सक्सेसिव क्लोजन के विचकार ला ना, बीच में जो टाइम रहता है रिलैक्सेशन टाइम, उसकी बात हो रही है। अगर V2 लिखूं, अगर V3 लिखूं, अगर V4 लिखूं, ठीक है जी। अब हमें इनका एवरेज लिखना है, तो एवरेज हम कैसे लिख सकते हैं, VD वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, U1 प्लस ए टॉर्क 1 प्लस U2 ए टॉर्क 2 प्लस U3 ऐसे लिख लो प्लस U4 ए टॉर्क 4 ओवर 4। यहाँ पे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 बाई 4 प्लस U1 वालों को मैंने अलग कर लिया, और A टॉर्क 1 A टॉर्क 2 A टॉर्क 3 A टॉर्क 4 बाई 4, इसको मैंने अलग लिख दिया। ये हमारे पास जीरो है जी, हमने पहले बोला एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका बन गया, यहाँ से मैंने A कॉमन कर लिया, ये आपका क्या बन गया एवरेज टॉर्क, टॉर्क को एवरेज, तो VD आपका क्या बन गया A टॉर्क एवरेज, क्लियर है जी। अब A की वैल्यू हमने पीछे ड्राइव की है, A आपका क्या है माइनस ई ई बाई एम, यहाँ पे पुट कर दो, क्या बन गया A की जगह पे माइनस ई ई टॉर्क एवरेज बाई एम, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द drift velocity of the electrons in the presence of electric field। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और VD है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।